नमस्कार। खबर वही होती है जो सबसे पहले दी जाए। बहुत दिन से कोशिश थी कि गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी घुस जाए, लेकिन नहीं घुस पा रही थी। फाइनली आज सुबह-सुबह करीब 1-2 बजे के आसपास घुसी आर्मी और लार्ज नंबर में घुसी। उससे पहले बहुत तगड़ी फायरिंग की गई वहां से इजराइल की एयरफोर्स ने, और एक अब तक का सबसे तगड़ी स्ट्राइक थी। और उसमें क्या हुआ है, चारों ओर आग ही आग लगती दिख रही थी। मैं कोई आपको वीडियो ऐसा नहीं दिखाने जा रहा हूँ, ना मेरा मूड है कि सुबह-सुबह ऐसी हत्याओं की खबरें दूं, लेकिन फिर भी क्या करें, हो रहा है तो हमें बताना पड़ेगा। खबर है तो खबर है। लेकिन आगे बात करते हैं। अब पाकिस्तान हार गया साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद क्या पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप में रह सकता है, यानी कि सेमीफाइनल में जा सकता है? इसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत ऊंचे हैं। जा सकता है, नो डाउट। मैं बता रहा हूं जा सकता है। अब मैं बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसके लिए पाकिस्तान को अपने बाकी तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। बाकी तीनों मैच जीतने पड़ेंगे मतलब 3 मैच कौन से हैं? वो एक बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसमें चांसेस हैं कि वो जीत जाए, क्योंकि लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो चांसेस ये भी है कि हार भी जाए। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच है, बांग्लादेश के खिलाफ इनका कोलकाता में मैच है 31 अक्टूबर को। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ बैंगलोर में मैच है, बेंगलुरु में, जो कि नवंबर 4 को है। तो न्यूजीलैंड ने तो क्या आप न्यूजीलैंड की असलियत जानते होंगे? न्यूजीलैंड सिर्फ अब तक एक ही मैच हारी है, वो भी इंडिया से। बाकी सब से वो मैच जीती है। तो न्यूजीलैंड की विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी है। पाकिस्तान से हार जाए ऐसे के चांसेस बहुत कम हैं। और उससे अगला इंग्लैंड से है कोलकाता में 11 नवंबर। अब इसको भी देख लें तो ये भी इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब रहा है। पिछली बार तो विनर है, इस बार का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब। खैर एनीवेज, तीनों मैच जीते, मुझे थोड़ा शक है। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है। ऑस्ट्रेलिया को अपने अगले 4 मैचेस में से 3 हारने पड़ेंगे, तब जाके पाकिस्तान पहुंचेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के जी कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के अगला एक न्यूजीलैंड से, जिसमें वो हार सकता है, ये धर्मशाला में 28 तारीख को। उसके बाद एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ 4 नवंबर को अहमदाबाद में, अफगानिस्तान के साथ 7 नवंबर को मुंबई में, और बांग्लादेश के साथ 11 नवंबर को पुणे में। अब 4 में से 3 हारे। अच्छा, 2 भी हारे तो भी रन रेट पे गेम आ सकता है, और रन रेट पाकिस्तान की ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 3 मैच पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि तुम जीतो, वो भी हैवी मार्जिन से जीतने पड़ेंगे ताकि रन रेट भी ऊपर हो। तो अब चांसेस बहुत कम रह गए। जो बोला जा रहा था कि पाकिस्तान को कराची का टिकट दिलवाओ, बिल्कुल हमने कराची का टिकट दिलवा दिया। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। रॉ एजेंट है, लेकिन रॉ एजेंट का काम ये नहीं होता कि किसी को हरवाए। रॉ एजेंट का काम क्या होता है, वो पाकिस्तानी एजेंसीज बताएंगी। खैर, इससे आगे बात करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। पाकिस्तान में जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मतलब 72 हूरें किसको मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, यहीं पर पाकिस्तान में ही बता दिया जाता है कि आपको 72 हूरें मिली। ये वीडियो देखिए, इसमें एक आदमी को 72 हूरें मिलती हुई भी दिख रही है। मतलब उसको उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि तुझे 72 हूरें मिलेंगी। और ये सर्टिफिकेट जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि क्योंकि आपने नवाज शरीफ का स्वागत किया, इसलिए आपको मिलेंगे। नवाज शरीफ को स्वागत करने वाले सारे जाते हैं कि जन्नत में, मुझे नहीं पता। से जन्नत का टिकट जारी हुआ है, तो हम टिकट जो है वो जन्नत का वो हम आपको शो करा दें। ये टिकट है जन्नत का जनाब। ये भाई को आया है नून लीग की तरफ से, तो हमें पेश कर लेकिन 72 हूरों का ये सर्टिफिकेट मैंने जन दिया, पहली बार देखा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो कि यहीं पे डिसाइड कर देते हैं कि आपको जन्नत। क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम के खिलाफ हो रहा है? क्या ये लोग वाजिबुल कत्ल नहीं है? लेकिन नहीं, वाजिबुल कत्ल और इस्लाम के खिलाफ काम सिर्फ वही होता है जो इंडिया करे, ये खुद करे। ये जन्नत किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, ये तो अल्लाह का काम है ना। ये अल्लाह का काम भी खुद ही कर देते हैं, और वो भी नवाज शरीफ। और फिर उसके बाद बोलते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लोग। ये सारी चीजें। अच्छा, नुपुर शर्मा के खिलाफ चीखने के लिए इनके पास राइट है। सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चीखे थे, इसमें क्यों नहीं चीख रहे? इसमें भी चीख लेते हैं।
लाहौर में बैठ के चीखना बहुत आसान होता है ना, नवाज शरीफ गर्दन उड़वा देगा सबकी, सब जेल में होंगे। अभी किया ना, इतने डरते हैं पाकिस्तानी पत्रकार, इतने डरते हैं पाकिस्तानी चैनल्स कि ये बोल नहीं रहे कि ये तो गलत है ना, कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये डिसीजन तो अल्लाह ने लेना है, ये डिसीजन ये जमीन पे खड़ा हुआ आदमी कैसे ले रहा है? लेकिन नहीं, इनको ब्लास्फेमी नहीं दिखती है, इनको ब्लास्फेमी वहां दिखती है जहां हिंदुओं की जमीन हड़पनी है, इनको ब्लास्फेमी वहां दिखती है जहां हिंदुओं का मंदिर तोड़ के वहां पे घर बनाना है या मस्जिद बनानी है, इनको ब्लास्फेमी वहां दिखती है जहां चर्च में तोड़ के बनाना है, इनको ब्लास्फेमी वहां दिखती है जहां किसी का कर्जा ले लिया और वापस देने का पैसा नहीं है तो ब्लास्फेमी में फंसा दो, इनको ब्लास्फेमी वहां दिखती है जहां ये किसी की लड़की उठाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी माइनॉरिटी की लड़की उठा के उसे कन्वर्ट करके उससे शादी करना चाहते हैं, 50 साल का आदमी होगा, 14 साल की लड़की होगी, इसलिए ब्लास्फेमी दिखती है। ये कोई ब्लास्फेमी थोड़ी है, ये तो जन्नत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना हम, उसके 50 एक्सप्लेनेशन दे देंगे। कहाँ है वो मौलाना हम, कहाँ है वो दूसरे, वो मियाँ मिट्ठू, उसको भी कुछ बोलना चाहिए था। कहाँ है वो टीएलपी वाला, उसे बोलना चाहिए था कि जन्नत का सर्टिफिकेट तो सिर्फ वही बांट सकते हैं, अल्लाह ही दे सकते हैं जन्नत, डिसीजन ही अल्लाह का है और किसी का है ही नहीं। ये नीचे खड़ा हुआ आदमी अल्लाह से अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। ये सारी चीजें कोई कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब तक तो हर चैनल की हेडलाइन होनी चाहिए थी कि अल्लाह जमीन पे आ गया, जन्नत का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन नहीं। और दिया जा रहा है, पाकिस्तान में दिया जा रहा है, खुलेआम दिया जा रहा है, कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं और कोई पाकिस्तानी चैनल की औकात नहीं है। बोला जाता है कि इंडिया में जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट को राइट्स नहीं है, जर्नलिस्ट को जिसे बोलते हैं गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट बोल नहीं सकते, उन्हें पता है कि इमरान रियाज खान की तरह गायब हो जाएंगे और दोबारा दिखेंगे नहीं। आगे बात करते हैं, ये भी हुआ। चलिए, जो कतर वाला मामला है सबको पता होगा, उस मामले में हुआ क्या? उस मामले में एक बहुत बढ़िया चीज हुई। उस मामले में हुआ ये कि एक पाकिस्तानियों ने एक नई चीज सामने लाई। पाकिस्तानी एक नई चीज क्या लाए? वो ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर जाके 12 तारीख को मिले हैं उनसे, किनसे? वहां के कतर के आर्मी चीफ से। और उसके बाद आसिम मुनीर ने वहां पर बताया कि देखो कुछ कुछ हो रहा है, इंडियंस कुछ कर रहे हैं, इंडियंस ये हेरा फेरी कर रहे थे और आसिम मुनीर के फीडबैक पे ही सबको फांसी की सजा हुई, ऐसा कुछ क्लेम है पाकिस्तान की तरफ से। क्या उनकी तरफ से जो दलील दी जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या दलील है, तो आपको शायद थोड़ा बेटर लगे। लेकिन कतर इतना बेवकूफ तो नहीं है कि पाकिस्तानी की बात माने। 12 अक्टूबर को ये मिले थे और उसके बाद ही ये सजा आई है। आसिम मुनीर ने ही ये कहानी बताई थी कि भाई इंडियंस को फांसी की सजा दिया, ऐसा क्लेम है कुछ पाकिस्तानियों का। अपने आप को तो दिखाना चाहते हैं ना कि हमारा आर्मी चीफ जाके इंडियंस को फांसी लटका सकता है। भाई अब सच सुन लो, सच ये है, अच्छा दलील में कुछ गेम भी है, ठीक है। सच ये है कि कतर ने जो किया है वो कतर को ही पता है और किसी को नहीं पता है, पहली चीज। दूसरी चीज, फांसी में लटकाना बहुत दूर की चीज, नहीं कर सकते, इंडियन गवर्नमेंट उसमें लगी। और जब पाकिस्तानी हमारे कुलभूषण को नहीं लटका पाए तो इसे कतर कैसे लटका लेगा? ये तो कतर जो हमारा हमारा अपना जैसे बोलते हैं अच्छा दोस्त है, और दोस्त अच्छा ना बोलूं तो दोस्त तो है ही, दुश्मन तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान नहीं लटका पाया, ठीक है। और तीसरी चीज, बोला ये जा रहा है कि इटली से एक सबमरीन खरीदनी थी कतर ने, और इंडियन जो काम करने वाले सेलर्स थे या ऑफिसर्स थे, इन्होंने उस इटली की सबमरीन, उस सबमरीन जो है स्टेल्थ सबमरीन। अब स्टेल्थ सबमरीन क्या होता है? स्टेल्थ सबमरीन ये होती है जो कि रडार में डिटेक्ट ना हो, या सबमरीन ही नहीं, स्टेल्थ किसी के भी आगे लग जाएगा, शिप के आगे लगे, सबमरीन के आगे लगे, या प्लेन के फाइटर जेट के आगे लगे, मतलब वो रडार में डिटेक्ट नहीं हो। अब ये स्टेल्थ जो है वो कोई मिस्टर इंडिया की रिंग नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब कि आप, होता क्या था पहले कि नीचे से रडार वेव्स मारता था ऊपर प्लेन पे, और प्लेन से टकरा के जो वेव्स आती थी वापस, उससे रडार डिटेक्ट करता था। अब उसके ऊपर ऐसी कोटिंग लगा दी गई कि रडार की वेव्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, तो अब दिखना बंद हो गया, वापस आई नहीं वेव्स, तो दिखेगा कैसे? रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब फिर उसके बाद रडार ने उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की, उसके पीछे से एग्जॉस्ट से जो गर्मी निकलती है उससे, तो उन्होंने एग्जॉस्ट को भी घुमा फिरा के ऐसा कर दिया कि वो डिटेक्ट ना हो पाए। ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब फिर रडार को अपग्रेड किया गया कि वो उसे डिटेक्ट कर ले। जब अपग्रेडेड रडार हुए तो उन्होंने फिर एक नई टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, फिर उसके
वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू डिटेक्ट करने शुरू किया प्लेन्स को। तो अब वायरलेस कम्युनिकेशन उस तरीके से बनाया गया कि वो डिटेक्ट नहीं करे। ये टेक्नोलॉजी, राइट? इसमें कौन आगे कौन पीछे, रडार आगे या प्लेन आगे, ये होता रहता है। आज का जो स्टेल्थ है वो कल नहीं होगा, क्योंकि कल नए तरीके के रडार आ चुके होंगे। अब ये स्टेल्थ वाली सारी कहानी तो समझ में आई ना आपको। अब इसके बाद बात करते हैं। तो वो इटालियन सबमरीन जो है वो स्टेल्थ सबमरीन है, ऐसा पता लगाता है। और पाकिस्तान भी इस स्टेल्थ सबमरीन को खरीदने के इरादे में दिख रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस पूरे गेम में आसिम मुनी को प्रॉब्लम थी कि भाई मेरी सबमरीन, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया जान जाएगा, इसलिए जाकर के शायद उन्होंने कुछ कान भरे। लेकिन मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये बात बताना चाहूंगा कि भाई बात सुन, सच ये है कि कतर जो है उसको ये पता है कि पाकिस्तानी आया, कटोरा लेके आता है, हमेशा पैसे मांग के लेके जाता है। वहां इंडिया है जो कि हमेशा कुछ देने के लिए तैयार होता है, पैसा उसके पास बहुत है, वो हमेशा देने के लिए। और इंडिया जो उसका टोटल एक्सपोज जो है मेरे जीडीपी से ऊपर है, तो ये भी समझने वाली बात है ना। पाकिस्तान कतर इस चीज को समझता है कि हमारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन। तो आसिम मुनीर के कहने पे काम नहीं हुआ है। ये जो काम हुआ है इन ड्यू प्रोसेस हुआ है। इसमें पॉलिटिकल गेम है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन ड्यू प्रोसेस हुआ है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ टच में हो, लेकिन उन्होंने बोला हो कि ठीक है हमें देने दो इसको सजा, उसके बाद ठीक कर देंगे। क्योंकि इंडिया से पंगा लेना मेरे हिसाब से कतर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया वहां आईटी यूटी में बैठा है, यूएई पड़ोस में है और इंडिया उसके साथ अलायंस में है, और पीछे इजराइल है। अगर ये इजराइल का मामला है तो और भी डेंजरस है, क्योंकि इजराइल के मामले में कभी भी कतर अपने आप को घुसाना नहीं चाहेगा। हालांकि उसी के पास बैठ के हमास ने वहां हमला किया है, लेकिन क्या वो पूरा गेम है? तालिबान भी वहीं बैठा था और अमेरिका से अच्छी दोस्ती है। और इन सबको ठीक करने के लिए कतर में ही जो एयरफोर्स बेस है अमेरिका का, वहां पे प्लेन लैंड की। सारी कहानी समझ में आ रही? इस कहानी में पाकिस्तान कहीं फिट नहीं बैठता है, इंडिया बिल्कुल बैठता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।